नमस्कार। इस एक्सप्लेनेर में स्वागत है। आज हम इतिहासकार का चश्मा पहनकर प्राचीन वैदिक सभ्यता के दिलचस्प विकास का बिल्कुल निष्पक्ष विश्लेषण करने वाले हैं। हम देखेंगे कि कैसे एक खानाबदोश समाज ने धीरे धीरे एक विशाल और जटिल सभ्यता का रूप ले लिया। यह सफर हमें हजारों साल पीछे ले जाएगा, जहां हम इस समाज की सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक नींव को गहराई से समझेंगे। तो चलिए, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। ये रहा हमारा आज का एजेंडा। हम आर्यों की उत्पत्ति से शुरुआत करेंगे, फिर उनके राजनीतिक ढांचे, अर्थव्यवस्था और धर्म को समझते हुए आखिर में एक क्विक एग्जाम रिव्यू भी करेंगे। सब कुछ एक बेहतरीन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। सबसे पहले बात करते हैं हमारी पहली थीम की, आर्यों की उत्पत्ति। इस युग को सही मायने में समझने के लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि आखिर इस समाज के निर्माता, जिन्हें आर्य कहा गया, वो मूल रूप से आए कहाँ से थे। इस रहस्य को सुलझाने से पहले इस टाइमलाइन को समझना बहुत जरूरी है। देखिए, पूरा वैदिक काल लगभग 900 सालों का एक लंबा सफर था, लेकिन 1000 ईसा पूर्व के आसपास इसे बिल्कुल साफ तौर पर दो हिस्सों में बांटा गया है, प्रारंभिक ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ये विभाजन इसलिए इतना महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी बिंदु से सामाजिक नियमों और मान्यताओं में बहुत बड़े बदलाव आने शुरू हो गए थे। अब आते हैं उस बड़े सवाल पर, आर्य आखिर आए कहाँ से थे। इतिहासकारों में इस पर काफी लंबी बहस चली है। बाल गंगाधर तिलक जी का मानना था कि वे उत्तरी ध्रुव से आए, जबकि दयानंद सरस्वती जी ने तिब्बत का सिद्धांत दिया। लेकिन जो थ्योरी सबसे ज्यादा मानी जाती है वो है मैक्स मूलर की मध्य एशिया वाली थ्योरी। क्यों? क्योंकि आधुनिक ईरान में मिले बोगासकोए अभिलेख से इसके पक्के पुरातत्व प्रमाण मिलते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इन शुरुआती लोगों ने खुद को राजनीतिक और सामाजिक रूप से कितने शानदार ढंग से संगठित किया था। उनका समाज बिल्कुल एक पिरामिड की तरह नीचे से ऊपर तक 5 स्पष्ट स्तरों में बंटा था। शुरुआत होती थी कुल यानी एक छोटे परिवार से, जिसका मुखिया कुलप होता था। फिर कई परिवार मिलकर बनाते थे ग्राम यानी गांव। कई ग्रामों को मिलाकर बनता था विश यानी कबीला। उससे बड़ा होता था जन, और सबसे ऊपर आता था राष्ट्र, जिसका मुखिया राजा होता था। है ना कमाल की व्यवस्था? लेकिन जरा ठहरिए, राजा के पास असीमित शक्तियां बिल्कुल नहीं थीं। उसकी ताकत पर सभा और समिति जैसी जनजाति परिषदों का कड़ा नियंत्रण होता था। मजे की बात तो ये है कि राजा कोई जबरदस्ती टैक्स नहीं वसूलता था, बल्कि वो कबीले द्वारा अपनी मर्जी से दिए गए योगदान पर निर्भर रहता था। इसमें सबसे दिलचस्प है विदत। ये सबसे पुरानी संस्था थी और इसकी सबसे प्रोग्रेसिव बात ये थी कि सामाजिक और धार्मिक कामों में महिलाओं को भी इसमें बराबर का अधिकार मिला हुआ था। पूरे राष्ट्र को सही ढंग से चलाने के लिए राजा अकेले काम नहीं करता था। उसकी मदद के लिए 12 उच्च अधिकारी होते थे, जिन्हें रत्निन कहा जाता था। अगर हम इस टेबल पर नजर डालें तो मुख्य सलाहकार पुरोहित से लेकर सेना प्रमुख, सेनानी और यहाँ तक कि राजा के सारथी सूत तक, हर एक रत्निन की अपनी एक बहुत ही विशिष्ट और महत्वपूर्ण प्रशासनिक जिम्मेदारी तय थी। राजनीतिक ढांचे के बाद अब बात करते हैं अर्थव्यवस्था की। ये देखना बहुत ही रोचक है कि कैसे ये लोग खानाबदोश जीवन से एक स्थायी और विकसित कृषि समाज में बदल गए। यहाँ हमें एक बहुत बड़ा आर्थिक बदलाव साफ नजर आता है। शुरुआती वैदिक काल में लोगों का मुख्य काम मवेशी चराना था और यव यानी जौ उनकी मुख्य फसल थी। लेकिन उत्तर वैदिक काल आते आते एक गेम चेंजर खोज हुई। अतरंजी खेड़ा में लोहे की खोज। लोहे के उपकरणों से खेती बहुत उन्नत हो गई और फिर गेहूं और चावल जैसी नई फसलों की बड़े पैमाने पर खेती होने लगी। खैर, इन सब के बीच शुरुआती दौर में सबसे कीमती चीज क्या थी? वो थी गाय। जी हाँ, गाय को अघन्या कहा जाता था, जिसका मतलब है जिसे मारा न जाए। यही धन, विनिमय और सामाजिक रुतबे की इकलौती सबसे बड़ी इकाई थी। अर्थव्यवस्था से आगे बढ़कर अब समाज के बौद्धिक और आध्यात्मिक परिदृश्य पर नजर डालते हैं, जिसमें धर्म, शिक्षा और महिलाओं की स्थिति शामिल है। धर्म की बात करें तो ऋग्वेद के शुरुआती दौर में इंद्र और अग्नि देवताओं का बहुत गहरा दबदबा था, जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं। लेकिन उत्तर वैदिक काल तक आते आते एक बड़ा बदलाव देखने को मिला। सर्वोच्च देवता का स्थान अब प्रजापति ने ले लिया था, जो इनके बदलते हुए धार्मिक विश्वासों को दर्शाता है। धार्मिक यज्ञ और अनुष्ठान काफी जटिल होते थे।
इसलिए इसके लिए बहुत ही प्रशिक्षित विशेषज्ञों की जरूरत होती थी। छात्रों को भजन और अनुष्ठान सिखाने के लिए खास शिक्षक होते थे, जैसे कि उद्गाता जो सामवेद के मंत्रों का सुर में गान सिखाते थे, और अध्वर्यु जो अनुष्ठानों के दौरान यजुर्वेद के पवित्र मंत्रों का बिल्कुल सटीक पाठ करते थे। शिक्षा और जीवन की इस पूरी यात्रा को 4 चरणों यानी आश्रमों में बहुत ही सख्ती से व्यवस्थित किया गया था। इस कॉन्सेप्ट का सबसे पहला जिक्र जाबालोपनिषद में मिलता है। सफर शुरू होता था ब्रह्मचर्य से, जहां ज्ञान लिया जाता था, फिर गृहस्थ यानी पारिवारिक जीवन, उसके बाद वानप्रस्थ जो आध्यात्मिक चिंतन का चरण था, और आखिर में सन्यास यानी दुनिया का पूरी तरह से त्याग। और हाँ, प्रारंभिक वैदिक काल की एक और बहुत ही शानदार बात थी महिलाओं की प्रगतिशील स्थिति। महिलाओं को शिक्षा और विवाह के बेहतरीन अधिकार प्राप्त थे। गार्गी, मैत्रेयी, अपाला और घोषा जैसी तेजस्वी महिला विद्वानों ने समाज पर अपनी गहरी बौद्धिक छाप छोड़ी। उस युग की बौद्धिक ऊंचाइयों का एक बिल्कुल सटीक उदाहरण है गायत्री मंत्र। अत्यंत प्रभावशाली और पवित्र माना जाने वाला ये मंत्र ऋषि विश्वामित्र द्वारा रचा गया था और इसे ऋग्वेद के 3 मंडल में आज तक सहेजकर रखा गया है। चलिए, अब उन सभी लर्नर्स के लिए जो अपनी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, हम अपने इस एक्सप्लेनर के आखिरी हिस्से यानी परीक्षा समीक्षा पर चलते हैं और कुछ हाई यील्ड फैक्ट्स समेट लेते हैं। सबसे पहले इस भौगोलिक मैपिंग को अच्छे से याद कर लीजिए। इतिहास की परीक्षाओं में प्राचीन नदियों को उनके आधुनिक नामों से जोड़ना अक्सर पूछा जाता है। जैसे आधुनिक रावी नदी को प्राचीन काल में पुरुषिणी कहा जाता था। इसके बाद आता है हमारा विशाल वैदिक साहित्य। इसे याद रखने का सबसे आसान तरीका है 4 वेद, जिनमें ऋग्वेद सबसे पुराना है, 18 पुराण, 108 उपनिषद, और ध्यान रहे हमारा राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते भी इन्हीं उपनिषदों से लिया गया है, और अंत में वेदों को समझने के लिए बनाए गए 6 वेदांग। अब इस मास्टर टेबल पर एक नजर डालते हैं। ये ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक काल के बीच के बड़े बदलावों का पूरा निचोड़ है। सबसे बड़ा फर्क क्या था? जो सामाजिक ढांचा पहले काम यानी व्यवसाय पर आधारित था, वो बाद में पूरी तरह से जन्म या जाति पर आधारित हो गया। अर्थव्यवस्था पशुपालन से स्थायी कृषि में बदल गई और मुख्य देवता भी बदल गए। इस विश्लेषण को खत्म करने से पहले एक सवाल जो हमें खुद से जरूर पूछना चाहिए, इन प्राचीन आर्यों की जो इतनी विशाल भाषाई, दार्शनिक और सांस्कृतिक विरासत है, वो आज भी हमारी आधुनिक दुनिया को किस तरह से आकार दे रही है? जरा सोचिएगा इस बारे में। खैर, इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही। सीखते रहिए और इतिहास की गहराइयों को ऐसे ही समझते रहिए।